A very good afternoon everyone. A very good afternoon. टेंसेस का कुछ डिस्कशन करेंगे आज अपन. चार वर्ब्स होती है ना सारी. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड और फिर आईएनजी फॉर्म. तो चार वर्ब्स को अपन कितने टेंसेस में डिवाइड कर देते हैं? 12 टेंसेस में. तो ऑफ कोर्स कुछ वर्ब्स ऐसी होगी जो एक से ज़्यादा टेंसेस में आती होगी. जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कितने टेंसेस में यूज किया जाता है? जो 12 टेंसेस है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कितने टेंसेस में यूज किया जाता है? दो. एक तो प्रेजेंट सिंपल और फ्यूचर सिंपल. फ्यूचर सिंपल में भी तो आप मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हो ना. जैसे आपने बोला कि वी विल कम, वी विल कम, वी विल गो. तो ऑफ कोर्स वर्ब की तो कौन सी फॉर्म है? वो फर्स्ट फॉर्म. तो फर्स्ट फॉर्म कितने टेंसेस में आती है? दो. और आपका ये जो सेकंड फॉर्म है, ये कितने टेंसेस में आता है? ओनली पास्ट सिंपल टेंस है ना. इवन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ना, वो पास्ट सिंपल टेंस का अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस हो ना, या इंटरोगेटिव, वहां भी आप क्या यूज करते हो? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. लेकिन वहाँ आप डिड वगैरह लिख देते हो ना, तो वो डिड सेकंड फॉर्म ही बन जाती है. तो ऑफ कोर्स वैसे नहीं होता है उसमें. सर, पीडीएफ ओपन करनी है वो. हाँ, भेज रखी है आपको. और थर्ड फॉर्म कितने टेंसेस में आती है? छः या ज़्यादा? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, और फ्यूचर परफेक्ट हो गया. तो कितने टेंसेस हो गए? तीन. और फिर लास्ट बचा के आईएनजी. आईएनजी कितने टेंसेस में आ जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो आईएनजी स्टैंड करेगा 6 टेंसेस के लिए. थर्ड फॉर्म स्टैंड करेगा 3 टेंसेस के लिए. 6 + 3 9 हो गए. और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टैंड करेगा 2 टेंसेस के लिए, तो 9 + 2 11. और लास्ट क्या बच जाएगा? सेकंड फॉर्म. तो देखने में तो आईएनजी फॉर्म जो है वो ज़्यादा टेंसेस में आ रहा है. कितने कवर कर रहा है? छः छः टेंसेस कवर कर रहा है. लेकिन अगर आप बाय रूल्स देखें ना, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जो बनते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बनते हैं. किसके बनते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि मियरली कितने टेंसेस कवर कर रहा है? ओनली प्रेजेंट सिंपल, और आफ्टर दैट फ्यूचर सिंपल. तो और सेकंड फॉर्म का भी काफी इंटरेस्टिंग रहता है इसमें. तो अपन शुरू करेंगे प्रेजेंट के चारों टेंसेस से, जो कि क्या रहेंगे? प्रेजेंट सिंपल, नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट, और लास्ट वन कौन सा होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो एग्जाम में इसके जो सेंटेंसेस पूछे जाते हैं आपको, ऑफ कोर्स सेंटेंस में कोई ना कोई ऐसी या तो स्ट्रक्चर आपको हिंट की तरह देखनी होती है, या कुछ वर्ड्स दे रखे होते हैं, वो आपको हिंट की तरह देखना होता है. तो प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट में प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो आप कुछ मेरे को हिंट वर्ड्स दे सकते हो जो प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज किया जाता है? जैसा आपने बोला ना, ये ऊपर ऊपर. हाँ, यही है. जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन हाँ, जैसे आपने बोला ना, एवरी से बोला कुछ भी. क्या बोला? एवरी से कुछ भी आ रहा हो, ऑफ कोर्स एवरी डे हो, एवरी वीक हो, एवरी मंथ हो, एवरी ईयर हो, एवरी संडे हो, वो वर्ड, वो चीज़ किस में चली जाती है? प्रेजेंट सिंपल में. तो देखो, सीधी सी बात ये है, प्रेजेंट सिंपल टेंस उन्हीं एक्टिविटीज़ के लिए स्टैंड करता है जो अपने नेचर में परमानेंट हो. अपने नेचर में क्या हो? परमानेंट. टेम्परेरी नहीं हो. परमानेंट होने का मीनिंग क्या हुआ? हाउ डू यू डिफाइन इफ समथिंग इज परमानेंट? हाउ डू यू डिफाइन इफ समथिंग इज परमानेंट? वेल, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन, कि आप देखते हो कि कोई भी चीज, व्हेन समथिंग हैपेंस मोर देन वंस एंड देन इट कंटिन्यूज टू हैपन. जैसे आपकी जो हैबिट्स या हॉबीज हैं, आप मॉर्निंग में टी या कॉफी जो भी लेते हो, वो आज तो नहीं शुरू करा आपने, अब से पहले भी था, आज भी है, और चांसेस क्या है? आगे भी रहेगा. तो फिर ऐसे लिखवाते हैं ना, 10th 12th की बुक्स में ऐसा होता है कि हैबिट्स के लिए, या फिर हॉबीज के लिए, या साइंस के जो फैक्ट्स हैं, है ना, कि 0 डिग्री पे वाटर क्या करेगा? फ्रिज करेगा. 100 डिग्रीज पे क्या करेगा? वो बॉईल करेगा. जैसे साइंस के जो फैक्ट्स हैं, या जो भी प्रोवर्ब्स वगैरह हैं, या जो जनरल ट्रूथ हैं, कि सन का एक डायरेक्शन से राइज करना और दूसरी डायरेक्शन में क्या हो जाना? उसका सेट हो जाना.
तो अपन ऐसे नहीं लिखेंगे कि हॉबीज या हैबिट्स या यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक फैक्ट्स या जनरल ट्रूथ्स। अपन एक ही वर्ड वहां पे ऐड करेंगे, वो क्या है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो अपने नेचर में क्या हो, परमानेंट। और परमानेंट का मीनिंग क्या हुआ, उसकी हैपनिंग्स क्या होगी, एक बार से ज्यादा। अब जैसे आपने कहा कि 2 दिन पहले मैं कहीं गया था, तो ये तो वन टाइम एक्टिविटी होगी ना। या 2 दिन बाद मैं कहीं जाऊंगा, ये भी क्या हो गया, वन टाइम एक्टिविटी हो गया। समझ रहे हो इस चीज को। तो अपन उन एक्टिविटीज की बात करेंगे जो मोर देन वन टाइम, जो मोर देन वन टाइम हो। तो बाय डिफॉल्ट ये चीजें कौन सी होती है, अपनी हैबिट्स वगैरह, अपनी हॉबीज वगैरह, या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ वगैरह, या कुछ भी फैक्ट्स वगैरह। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस से देखो अपन शुरू करते हैं। आप एक बार इसको लिख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं, 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं, मैं दोनों आपको लिखवा देता हूँ। एक बार स्ट्रक्चर लिख लो आप। सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा है, आप प्रेजेंट सिंपल भी लिख सकते हैं। टेंस का मीनिंग किससे होता है, टेंस का मीनिंग किससे होता है, वर्ब। टेंस का मीनिंग काल या समय नहीं होता, प्लीज इस चीज को आप अच्छे से फिक्स करना अपने माइंड में। टेंस का मीनिंग किससे नहीं होता, काल या समय से नहीं होता। टेंस का मीनिंग किससे होता है, वर्ब। क्योंकि आप खुद देखो, अगर टेंस का मीनिंग समय से होता, तो फिर प्रेजेंट सिंपल टेंस ओनली कौन से समय के लिए आता, प्रेजेंट के लिए। लेकिन प्रेजेंट सिंपल टेंस तो अब फ्यूचर के लिए भी आ सकता है। आपने कभी सुना है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज फ्यूचर के एक्शंस के लिए हो? कोई एक दो ऐसे एक्सेप्शन बता सकते हो? और ये यही क्वेश्चन आता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन क्या सीखते हैं कि प्रेजेंट की जो एक्टिविटीज परमानेंट नेचर की है, उसके लिए आप किसका यूज करते हो, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन प्रेजेंट सिंपल भी फ्यूचर के लिए आ सकता है। हाँ, फिक्स्ड फिक्स्ड टाइम टेबल के लिए या फिक्स्ड शेड्यूल के लिए। कौन सी चीजें फिक्स टाइम टेबल या फिक्स शेड्यूल की होती है? वेरी गुड। बसेस हुई, ट्रेन्स हुई, प्लेन्स हुई, इनका टाइम टेबल किससे चलता है, फिक्स होता है। कोई बस कब चलनी है या कोई ट्रेन कब चलनी है। या जितने भी अपने इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कॉलेजेस हैं, बैंक्स वगैरह हैं, और स्कूल्स हैं, इनका ओपन होना और क्लोज होना किस में चलता है, फिक्स में चलता है। इवन आपकी जो एग्जाम्स की डेट है, वो भी किस में चलता है, फिक्स में। और एक क्वेश्चन एक बार आ गया था कि किसी की शादी थी एक सर्टेन डेट को, और उसमें था कि इसमें आप फ्यूचर सिंपल यूज करेंगे। जैसे मान लो आपने कहा कि मेरा जो दोस्त राम है, वो सीता से शादी करेगा कब, 25 मार्च को। तो अभी आप इसको कैसे बोलेंगे, राम विल मैरी सीता, और राम मैरीज सीता ऑन द 25th of March, कैसे बोलेंगे, विल मैरी और मैरीज, मतलब फ्यूचर सिंपल में बोलेंगे या प्रेजेंट सिंपल में बोल देंगे? उसमें 4 ऑप्शंस थे, एक फ्यूचर सिंपल भी था और एक क्या था, प्रेजेंट सिंपल। और कौन सा सही हुआ था, प्रेजेंट सिंपल। रीजन क्या था इसका, if it's a fixed timetable, it is a fixed timetable. If anybody is getting married, chances are the dates have been decided. बहुत ही कम ऐसा होता है कि आप, मतलब बाई चांस ऐसे ही, मतलब आज ऐसे ही घूम रहे हो और कल आपने क्या कर दी, शादी कर दी। ये बहुत ही कम चांसेस में होता है। तो एक पूरा रूटीन होता है और उसी हिसाब से होता है ना। और इवन वीआईपीज का भी आना क्या है, वीआईपीज का आना भी क्या है, फिक्स टाइम टेबल से होता है। ये मैं लिखवा दूंगा आपको, यही क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से तो प्रेजेंट सिंपल का। बाकी आप एक बार ये लिख लीजिए। प्रेजेंट सिंपल में एक बार स्ट्रक्चर्स लिखना आप प्लीज। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। नेगेटिव में क्या होता है, डू डज ऐड करने होते हैं आपको। और इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले डू डज लिखने होते हैं। तो एक बार ये तीनों अगर आप जल्दी से राइट डाउन कर लो, तो अपने उसमें ये बहुत काम आएगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वगैरह में। उस समय आपको दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट V1, V1 के साथ देखो ये क्या है, एस और ईएस का क्या है, एस और ईएस कब लगते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अगर अगर सब्जेक्ट क्या हो। वैसे तो सिंगुलर तो आई भी सिंगुलर ही है, और कभी कभी तो यू भी सिंगुलर होता है। अगर मैं आप में से किसी एक से बात करूं तो यू ही तो बोलूंगा। जैसे मैंने बोला कि यू आर डूइंग वेल, अगर मैंने किसी एक से बोला, तो वो भी तो सिंगुलर ही हुआ ना। तो रियल डेफिनेशन सिंगुलर नहीं है, रियल डेफिनेशन है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर। कौन से सिंगुलर, जो कि क्या होते हैं, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, ही शी इट दे, या कोई भी नाम। तो दे तो प्लूरल वैसे ही हो गया, तो क्या क्या बच जाता है, ही शी इट बच गया, या कोई भी सिंगुलर नाउन बच गया। तो वो मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, ये तीन एक बार आप लिख लीजिए।
अगर लिख लिया तो मैं एक इसमें नोट ऐड कर लो, एक सिंपल सी लाइन। फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, नोट करके लिख लो, फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स, कॉमा, we add s or es, we add s or es to the verb, we add s or es to the verb। क्या लिखा देखो, ये नोट में आपको लिखना है, फॉर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी ऐड एस और ई एस टू द वर्ब। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, इस पे कोई बहुत लंबा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। ही, शी, इट, और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। कौन सा हुआ, ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन। अब कहाँ एस लगता है और कहाँ ई एस लगता है, ये भी कोई बड़ा डिस्कशन नहीं है। ई एस का तो सीधा सा रूल है कि जैसे गो है, तो आप गो का सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हो, ईएस से बनाते हो ना। तो वो जितनी भी वर्ब्स हैं, जैसे गो वर्ब जो है वो कौन किससे एंड हो रही है, ओ से। तो ऐसी कोई भी वर्ब जो ओ से एंड हो, उसका सिंगुलर किससे बनता है, एस से बनेगा या ईएस से, किससे बनेगा, ईएस से। तो जब भी ईएस वाला आपके सामने आता है ना, ऐसे चार पांच वर्ब्स होती है। जैसे आपने कहा कि आपने बोला कि वी मिस यू, आपने क्या बोला, वी मिस यू। तो ये जो मिस वर्ब है, MISS, इसकी स्पेलिंग किस में एंड हो रही है, डबल एस से। तो जब भी जैसे अगर ही मिसेज यू होता है, ही आएगा, तो फिर ही मिस यू तो नहीं होगा ना, फिर वो क्या होगा, ही मिसेज यू। वहां एस लगेगा या ई एस लगता है। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होती है, जैसे कोई वर्ब ओ से एंड हो रही है या कोई वर्ब डबल एस से एंड हो रही है, तो उसका सिंगुलर आप एस से नहीं बनाते हो, किससे बनाते हो, यस का। वो तो वर्ब दिखते ही पता चलता है कि इसमें एस से जुड़ेगा या किससे जुड़ेगा, यस में। उसमें कोई बहुत भारी भरकम रूल्स नहीं है। तो ये तो जैसे जैसे आपके सामने आएगा हो जाएगा। अब ये एग्जाम्पल लिखने की अपने को जरूरत नहीं है, मैं इसका एक रूल आपको लिखवा रहा हूँ, हिंट वर्ड्स लिख लीजिए बस पहले, या तो क्वेश्चन इन हिंट वर्ड्स के साथ आएगा। देखो ऑलवेज का यूज किया जाता है, एक बार लिखते ही आपको दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं होगी, बस एक बार लिख लीजिए, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, और फिर लिखा है नेवर, नेवर के बाद फिर कॉमा है, और एवरी डे, एवरी वीक, ETC, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, नेवर। एक डेली नहीं आया है इसमें, डेली भी ऐड कर लेना आप। ये जो एवरी डे लिखा है ना, इसके जस्ट बाद डेली लिख लेना, DAILY। एवरी डे के जस्ट बाद एक वर्ड और कौन सा लिख लेंगे, डेली, या नेवर के बाद लिख लेना भले डेली। डेली वर्ड भी आता है इसमें, DAILY, डेली वर्ड भी आपको ऐड करना है इसमें। अगर ये वर्ड्स हो ना आपके सेंटेंस में, तो ऑफ कोर्स कौन सा टेंस लेके जाएंगे, ये प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी का नेचर क्या बना रहे हैं, ये परमानेंट बना रहे हैं। तो अपन इसमें अभी ऐड करेंगे। सेंटेंस में इनका प्लेसमेंट कहाँ होता है, आप इसको कहाँ लिखेंगे, जैसे सेंटेंस में तीन शब्द होते हैं ना, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये कहाँ आएंगे, ये कहाँ लिखेंगे, ये हमेशा आप कहाँ लिखते हो, मेन वर्ब से पहले। कहाँ लिखते हो, इनका प्लेसमेंट कहाँ होता है, मेन वर्ब से पहले होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपने कहा कि आई टेक कॉफी, आपने क्या बोला, आई टेक कॉफी, और आप क्या बोलना चाहते हो, ऑलवेज। तो आप ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, आई आई टेक कॉफी ऑलवेज, ऐसा तो नहीं बोलोगे। आई टेक कॉफी ऑलवेज, आप क्या बोलेंगे, आई ऑलवेज टेक कॉफी। आप क्या बोलेंगे, आई ऑलवेज टेक कॉफी, आई ऑफन टेक कॉफी, आई यूजुअली टेक कॉफी, आई समटाइम्स टेक कॉफी। और नेगेटिव बनाना हो तो अगेन ये कहाँ बने रहेंगे, मेन वर्ब से पहले ही। जैसे आप बोलेंगे कि मैं कॉफी नहीं लेता, तो नेगेटिव में कैसे कैसे बनता है आपका सेंटेंस, देखो, सब्जेक्ट डू डज, आपने बोला आई के साथ क्या जाएगा, डू, क्योंकि डज तो ही शीट के साथ जाता है। तो आपने बोला आई डू नॉट
फिर वर्ब से पहले क्या बोल देंगे आप, ऑलवेज या जो भी बोलना चाहते हैं। आपने बोला कि आई डू नॉट ऑलवेज टेक कॉफी, क्या बोल दिया, आई डू नॉट ऑलवेज टेक कॉफी। मेरा मेरा पर्पज ये है कि ये जो वर्ड्स हैं ये प्लेस कहाँ करने होते हैं, आपकी मेन वर्ब से जस्ट पहले कहाँ प्लेस करने होते हैं। आप इसको रैंडमली नहीं प्लेस करेंगे, लेकिन ये एवरी वाले जितने भी वर्ड्स हैं ना, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी संडे, ये जरूर कहाँ पुट करते हो आप, एट द एंड ऑफ योर सेंटेंस। तो इसके दो एग्जाम्पल एक बार आप लिख लीजिए, जैसे उसमें अंडरलाइन कर लेना, जैसे आप लिखो आई ऑलवेज टेक कॉफी, COFFEE, COFFEE, आई ऑलवेज टेक कॉफी। तो ऑलवेज को अंडरलाइन करो आप इसमें। ये देखो प्लेसमेंट इसका कहाँ है, आई ऑलवेज टेक से जस्ट पहले कहाँ है, टेक से जस्ट पहले। अगर आप इसको एवरीडे से बोलना चाहते हैं, किससे बोलना चाहते हैं, एवरीडे से, तो एवरी से जो भी वर्ड जुड़ेगा, चाहे एवरी संडे हो या एवरी डे हो, अभी इनका प्लेसमेंट कहाँ होने लगेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद। जैसे एवरी, इसी को लिख लो, आई टेक कॉफी, आई टेक कॉफी, फिर लिख दो एवरी डे, एवरी डे, और या फिर क्या हो सकता है और करके लिख दो डेली, एवरी डे और डेली, डेली भी आ सकता है। ये सभी मेन वर्ब से पहले ही आएंगे, एवरी वाले जितने भी वर्ड्स हैं वो नहीं आएंगे, बाकी सारे मेन वर्ब से पहले ही आएंगे। एवरी डे के बीच स्पेस होगा या एवरी डे एक साथ लिखा जाएगा, एक साथ लिखा जाएगा या स्पेस होगा, और एक साथ लिख दिया तो क्या हो जाएगा, एवरीडे अगर आप एक साथ लिख दोगे ना तो फिर ये वो बन जाएगा, एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे एवरीडे क्लासेस, एवरीडे एक्टिविटीज, ये जो एवरी है ना, ये एवरी और स्पेस के साथ डे लिखा जाएगा। ये जो एवरीडे है ना, ये एक साथ वाला नहीं है। एक साथ वाला एवरीडे कौन सा होता है, एडजेक्टिव बन जाता है। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। इसमें क्या हुआ है, एवरी अपना डिटर्मिनर है और डे क्या है, नाउन है, दो अलग अलग शब्द है। एवरी अलग शब्द है और डे अलग है, और एवरीडे एक कंप्लीट शब्द है। अगर बिना स्पेस लिखोगे तो वो एक ही शब्द बन जाएगा, और उसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की। जैसे आपने बोला ना, एवरीडे एक्टिविटीज, एवरीडे एक्टिविटीज कौन सी होती है, जो एक्टिविटीज कौन सी होती है, हर दिन होती है। तो एक्टिविटीज क्या हुआ, नाउन, और एवरीडे आगे कैसे फंक्शन करने लगा, एडजेक्टिव की तरह। तो हमेशा स्पेस आएगा इसमें, एवरी और जो भी लिखो ना आप दूसरा नाउन। तो वर्ड्स एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली। सम टाइम नहीं लिखा है, देखो एक सम टाइम वर्ड भी तो होता है ना, प्लीज गिव मी सम टाइम। आप बोलते हैं ना, आई नीड सम टाइम, जब एग्जाम कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज नीड सम एक्स्ट्रा टाइम, आपने नोटिस करा होगा। तो आप कहेंगे प्लीज गिव मी सम टाइम, आपने बोला ना सम टाइम, वो सम टाइम कैसे एक साथ लिखा जाएगा या अलग अलग लिखा जाएगा एक साथ लिखा जाएगा या अलग अलग, सम अलग आएगा और टाइम क्या होगा, अलग आएगा। वो डिटर्मिनर्स हैं, ईच, सम, ये सारे उसमें आएंगे। ये सम टाइम, और इसके आप सम टाइम भी नहीं लिख सकते, इसको आपको क्या लिखना पड़ेगा, सम टाइम्स। इस तरीके की एरर भी आती है, तो प्लीज आप देखना। फ्रिक्वेंटली, जनरली, सेल्डम क्या होता है, जो चीज़ बहुत ही कम होती है, हार्डली, जो चीज़ बहुत ही कम होती है। जैसे आपने बोला ना, आई ऑलवेज टेक कॉफी, अगर ऑलवेज की जगह आप क्या बोल देते, आई आई सेल्डम टेक कॉफी, या क्या बोल देते, आई हार्डली टेक कॉफी, इट मीन्स आप कॉफी नहीं पीते हो, मतलब बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि आप क्या पीते हो, कॉफी पीते हो। तो अब आप इसका रूल लिख दीजिए प्रेजेंट सिंपल का, जो इसमें नहीं लिखा है। देखो दो ही जगह आ सकता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। रूल नंबर 1 लिखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड फॉर एनी एक्टिविटी, प्रेजेंट सिंपल टेंस इज यूज्ड, is used for any activity which is present simple tense is used for any activity which is permanent in its nature, which is permanent, PERMA, इसकी स्पेलिंग क्या, NENT होगी या NANT होगी, क्या, NE, किससे आएगा, ई से आएगा, किससे आएगा, ई से आएगा, विच इज
परमानेंट, NENT है ना, इन इट्स नेचर, इन इट्स नेचर, ITS है ना, इट्स क्या हो जाएगा, ITS। तो जैसे ही ऑलवेज जुड़ा उस एक्टिविटी का नेचर क्या बन गया, परमानेंट। जैसे ही ऑफन जुड़ा वो मोर देन वंस हो गई ना। यूजुअली जुड़ा उस एक्टिविटी का नेचर क्या बनता जा रहा है, परमानेंट। समटाइम्स बना, क्या जुड़ता जा रहा है, परमानेंट। इवन नेगेटिव भी जो है ना, सेल्डम, सेल्डम वो एक दिन के लिए नहीं स्टैंड करता। सेल्डम किसके लिए स्टैंड करता है, पहले के लिए भी सेल्डम स्टैंड करता है। भाई मैं कॉफी नहीं पीता तो ये बात, या बहुत ही कम पीता हूँ, तो आज ही ऐसा थोड़ी हुआ है। मैं कल भी बहुत ही कम पीता था, और एक महीने पहले भी बहुत ही कम पीता था, और चांसेस है कि आने वाले टाइम में भी मैं क्या करता रहूंगा, बहुत ही कम कॉफी पीता रहूंगा। तो इसका नेचर बन क्या गया, परमानेंट बन गया ना, टेम्परेरी नहीं रहा। क्या बन चुका है, परमानेंट। दूसरा लिखो, जो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपसे, जो सेकंड रूल है ना, लिखो, प्रेजेंट सिंपल टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड, प्रेजेंट present simple tense can also be used, present simple tense can also be used for a fixed, for a fixed schedule, schedule, for a fixed schedule activity, for a fixed schedule एक्टिविटी। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब फिक्स्ड शेड्यूल किस किस का होता है, सीधी सी बात है, एक तो ये जो यातायात के वाहन होते हैं ना, इनका फिक्स होता है। और दूसरे जो इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, चाहे वो कॉलेजेस हो, स्कूल हो या कुछ भी हो, बैंक्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इनके जो काम होते रहते हैं वो किससे चलते हैं। जैसे संडे को स्कूल्स कॉलेजेस नहीं ओपन होंगे, ये चीज़ सबको पता है। और आप ये देखते हैं कि जो चीज़ इसमें जोड़ी जा सकती है वो क्या है, एक तो एग्ज़ाम, एग्ज़ाम भी वैसे आप मान सकते हैं कि क्या है, फिक्स्ड है। एक तो वीआईपी का कहीं आना जाना, और दूसरा वेडिंग और बर्थडेज भी किस में जाते हैं, फिक्स में जाते हैं। ये क्वेश्चन, वेडिंग का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो प्लीज आप इसको देखना। आपने भी देखा होगा, आपने मूवी देखी है कि तन्नू वेड्स मन्नू, उसमें क्या लिखा है, तन्नू वेड, WED, वेड का मतलब शादी करना, उसमें तन्नू थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसने क्या करा, वेड्स मन्नू। तन्नू वेड्स मन्नू का मतलब क्या हुआ, कि तन्नू किससे शादी करेगी, मन्नू से। हुई नहीं है, ये फिक्स हुआ है और वो ऐसा करेंगे। मतलब वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा है, किस में लिखा है, उसमें ऐसे नहीं लिखा है कि तन्नू विल वेड मन्नू, ऐसा नहीं लिखा है। वहां क्या लिखा है, तन्नू वेड्स मन्नू। और आपने भी देखा है कि वो मूवी के कितने लेट तक शादी होती है। तो ऐसे ही, मतलब फ्यूचर में है, वो किस में है, फ्यूचर में। तो प्लीज इसमें क्या आता है, एक सेंटेंस आप लिख लीजिए जो पूछा गया था सेंटेंस। अगर आप वर्ड्स लिखना चाहें तो मैं बोल सकता हूँ, लिखेंगे क्या, ट्रेन, बस, ऐसा कुछ। 10-12 वर्ड्स हैं छोटे छोटे, तो जो इंटरेस्टेड है वो लिख लो भली। बस, ट्रेन, ये है जो फिक्स शेड्यूल से होते हैं, बस, ट्रेन, प्लेन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक। स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बैंक। वीआईपी, वीआईपी कौन है, जो भी सेलिब्रिटीज हैं या पॉलिटिशियंस हैं या एक्टर्स हैं, उनका भी कहीं आना जाना ऐसे ही नहीं होता रैंड, हाँ। हॉस्पिटल, बैंक, वीआईपी, और मैरिज, और लास्ट लिख लो बर्थडे। हालांकि इसे मैरिज नहीं बोलते हैं, इसे वेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेडिंग। तो आप वेडिंग ही लिख लो, मैरिज नहीं होता। वेडिंग और मैरिज में क्या फर्क है, आप किसी की वेडिंग में जाते हो या मैरिज में जाते हो। देखो काफी लोग गलत, अगर किसी की एनिवर्सरी है तो आप कभी भी उसे ऐसा मत बोलना हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप उसे क्या, हालांकि अगर उसे वैसे ही समझ नहीं आ रहा है तो एक अलग बात है। उसे क्या ही फर्क पड़ रहा होगा। लेकिन हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी होती है। देखो वेडिंग क्या होती है, वेडिंग होती है शादी वाला दिन, और उसके बाद की जो अवस्था है ना, वो क्या होती है, मैरिज। जैसे
अगर 20 को किसी की शादी है ना तो उसका वेडिंग डे है, मैरिज डे नहीं है। और उसके बाद की जो स्टेज है वो क्या है उसका, कहते हैं ना हैप्पी, आप हैप्पी मैरिड लाइफ बोलते हैं, है ना। आपकी मैरिज कैसी चल रही है ऐसे बोलते हैं। इवन तनु वेड्स मनु में भी वो काउंसलर के पास जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि वो यही था ना, आपकी मैरिज कैसी चल रही है, क्या कैसे चल रहा है, मैरिज। ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि आपकी वेडिंग कैसे चल रही है। तो ये डिफरेंस प्लीज। और अगर किसी को विश करना चाहो आप, तो आप सिंपली क्या बोलेंगे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अपन क्या नहीं बोल पाएंगे, हैप्पी। मैरिज तो कोई दिन थोड़ी ना है, मैरिज तो एक स्टेट है, एक अवस्था है। तो ये फर्क होता है, तो आप इसमें वेडिंग ही लिखना। और क्या हो गया, वीआईपी हो गया, और बर्थडे जरूर लिख लेना। और एग्जाम लास्ट। इससे ज्यादा आपको कभी नहीं पूछा जाएगा फिक्स शेड्यूल। और ऐसा एक क्वेश्चन प्रेजेंट सिंपल टेंस से बन सकता है, अगर बनेगा तो मेरे हिसाब से ये नहीं पूछे जाएंगे आपसे कि ऑलवेज लगाकर आपसे क्या पूछ लिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपसे यकीनन किससे पूछी जाएगी। एक एसएससी में एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस का, इसी इसी का लिखना। लिखो, द वेडिंग, फिर खाली जगह छोड़ दें, ब्रैकेट में लिखो। किसी चीज का होना क्या होता है, किसी घटना का होना क्या होता है, टेक प्लेस होता है। क्या होता है, टेक प्लेस। तो ब्रैकेट में लिखो टेक प्लेस कमिंग संडे, कमिंग संडे। तो चार ऑप्शंस लिख लो। पहला, पहला लिख लो टेक प्लेस। दूसरा लिख लो विल टेक प्लेस। पहला हो जाएगा टेक प्लेस, दूसरा हो जाएगा विल टेक प्लेस, और तीसरा हो जाएगा टेक्स प्लेस। तीसरा क्या हो जाएगा, टेक्स प्लेस, और चौथा हो जाएगा हैज टेकन प्लेस। पहला है टेक प्लेस, दूसरा है विल टेक प्लेस, तीसरा है टेक्स प्लेस, और चौथा है हैज टेकन प्लेस। तो अभी आप बताओ, देखो इसमें ऑफ कोर्स फ्यूचर की बात है, कमिंग संडे क्या है, फ्यूचर, लेकिन एक्टिविटी का नेचर कैसा है, फिक्स्ड शेड्यूल वाला है। तो आप यहाँ पर कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल के दो है उसमें, एक तो टेक प्लेस है और दूसरा क्या है, टेक्स प्लेस। तो कौन सा बैठेगा यहाँ पर, क्योंकि द वेडिंग क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, सिंगुलर नाउन है, तो ऑफ कोर्स आप टेक प्लेस नहीं लिख पाएंगे, आपको क्या लिखना पड़ेगा, टेक्स प्लेस। तो ओरिजिनल सेंटेंस क्या जाएगा, द वेडिंग टेक्स प्लेस कमिंग संडे। क्या बोल सकते हैं, द वेडिंग टेक्स प्लेस कमिंग संडे। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे होगा, कि शादी कब होगी, आने वाले संडे को होगी। टाइम तो अभी भी कौन सा है, फ्यूचर, लेकिन टेंस कौन सा जाता है इसमें, प्रेजेंट सिंपल। फॉर द वेरी सेम रीजन की इसका जो नेचर है एक्टिविटी का वो क्या है, फिक्स्ड है। क्या है, फिक्स्ड है। तो यही दो तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस से पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका एक ही क्वेश्चन बनता है, वो अपन लिख लेंगे। तो आप सिंपली एक बार स्ट्रक्चर उतार लीजिए, कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएगी ये मेहनत आपको दोबारा नहीं करनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो एक बार आप प्लीज लिख लीजिए। अफर्मेटिव सब्जेक्ट इज आर एम आईएनजी से चला जाएगा, नेगेटिव सब्जेक्ट इज आर एम नॉट से चला जाएगा, और इंटेरोगेटिव में इज आर एम सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक ही जगह यूज किया जाता है, लिख लेते हैं अपन, ज्यादा नहीं है इसमें। सब्जेक्ट है इज आर एम है, और सब्जेक्ट इज आर एम नॉट है, और सब्जेक्ट से पहले इज आर एम आ जाएंगे, प्रश्नवाचक बनाना। आप बता सकते हैं कहाँ यूज किया जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या कहाँ कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। एक ही तरीके से इसको पूछा जा सकता है एग्जाम में, कि एक तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, अभी उसका ऑपोजिट हो गया ये परमानेंट एक्शंस के लिए नहीं आता, ये कौन से एक्शंस के लिए आता है, टेम्पररी। कौन से एक्शंस के लिए आता है, टेम्पररी। टेम्पररी का मीनिंग क्या है,
कि उसका कोई पास्ट नहीं है, उसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो बस अभी के लिए है। हो सकता है कि उसका पास्ट में भी रहा हो सकता है उसका कोई फ्यूचर हो, लेकिन आप श्योर नहीं हो उस चीज को लेकर। जैसे आपने कहा कि हाँ, जैसे आपने कहा कि अभी हम अपना फर्स्ट ग्रेड ये जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसको आप परमानेंट बना ही नहीं सकते। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मैं इस क्लास में पढ़ाई कर रहा हूँ या मैं इस कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, अगर उसको आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बोल रहे हो तो ये कितना बड़ा क्राइम है। कि जैसे आपने कहा कि मैं बीए फर्स्ट ईयर में हूँ, तो आपने बोला कि आई स्टडी इन द बीए फर्स्ट ईयर और आई एम स्टडिंग इन द बीए फर्स्ट ईयर, आप क्या बोलेंगे? अगर आप ये बोलेंगे आई स्टडी इन द 10th क्लास, इट मीन्स आपका रोज का ही काम क्या है, सालों से यही काम है कि आप आज से 5 साल पहले भी 10th में ही थे, आज भी क्या है 10th में ही है, और चांसेस है कि 1-2 साल और किस में रहेंगे, 10th में ही रहेंगे। तो आई स्टडी इन द 10th क्लास नहीं होता। इवन ये क्वेश्चन आ चुका है, स्टडी, आपने कहा कि मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप ये नहीं बोल सकते कि आई स्टडी फॉर द यूपीएससी एग्जाम। आप क्या बोलेंगे? आई एम स्टडिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, क्योंकि उस एक्टिविटी का नेचर क्या माना जाएगा? टेम्परेरी। तो इसमें कुछ हिंट वर्ड्स होते हैं, वो लिख लीजिए, फिर इसमें ज़्यादा है नहीं, ये इतने से हैं बस। फिर मैं इसका एक रूल लिखवा देता हूँ, फिर ये ओवर। नाउ, एट द मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट द टाइम, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, करंटली, टुडे और राइट नाउ। ये जितने भी शब्द हैं ये एक्टिविटी को कहाँ तक लिमिट करके रख रहे हैं? इस मोमेंट में, अभी अभी के लिए है सारी बात। जो भी चीज़ आपके सामने हो रही है, आसपास हो रही है अभी, वो किस में जाएगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। नाउ का मतलब अभी, एट द मोमेंट का मतलब भी अभी, एट दिस मोमेंट का मतलब भी अभी, एट द टाइम का मतलब भी अभी, एट दिस टाइम का मतलब भी अभी, एट प्रेजेंट का मतलब भी अभी, और करंटली जो है वो थोड़ा अभी इन दिनों को कवर कर रहा है ना। और टुडे का मतलब आज, आज के लिए बस, और राइट नाउ का मतलब भी अभी। मतलब बेसिकली इसको बोला जाता है मिडिल ऑफ द एक्टिविटी। इसको क्या बोला जाता है? मिडिल ऑफ द एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ, कब कब शुरू हुई कब खत्म हुई इसकी बात नहीं हो रही है, चल रही है बस, इसकी बात हो रही है। जैसे आपने कहा कि अ, आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बोल सकते हैं जो या तो आपके सामने चल रहा है या आसपास कहीं चल रहा है। जैसे आपने कहा कि ये पंखे शोर कर रहे हैं, तो अभी हम ये नहीं कह रहे ये जो पंखे हैं उन्होंने कब शोर करना शुरू किया और कब शोर करना बंद करेंगे, हमें तो ये पता है कि अभी ऐसा हो रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? मिडिल ऑफ द एक्टिविटी बोलते हैं। इस टेंस को क्या बोला जाता है? मिडिल ऑफ द एक्शन या मिडिल ऑफ द एक्टिविटी। नो पास्ट, नो फ्यूचर, ओनली फोकस्ड ऑन द प्रेजेंट। तो इसका रूल लिख दीजिए आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो दो तरीके से यूज किया जाता है इसका, लिख लो। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट continuous tense is used for any activity which is, present continuous tense is used for any activity which is temporary. temporary, temporary in its nature. इसमें एक शब्द और ऐड कर लीजिए, these days। ये जो हिंट वर्ड्स लिखे हैं ना, इसमें एक वर्ड लिख लीजिए these days, और nowadays दो लिख लीजिए। THESE फिर जगह छोड़ के days, these days, और एक now और days, now लिखा फिर और फिर days, nowadays। देखो, this tense can also be used for a near future activity. This tense can also be used for a near future activity. This tense can also be used for a near future activity. For a near future activity. Near future activity क्या होती है? ये नियर फ्यूचर एक्टिविटी क्या होती है? एक बार ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया था, जैसे ये वर्ड्स होते हैं ना, जैसे आपने लिखा कि
अपकमिंग संडे या कमिंग संडे या नेक्स्ट संडे या दिस संडे। नियर फ्यूचर एक्टिविटी इन 4 शब्दों से पता चलती है। कौन कौन से? कमिंग, अपकमिंग, नेक्स्ट और दिस। किससे पता चलती है? कमिंग, अपकमिंग, नेक्स्ट या फिर दिस। जैसे मैंने बोला कमिंग मंडे, क्या बोला? या अपकमिंग मंडे, या क्या बोला? नेक्स्ट मंडे, या फिर क्या बोला? दिस मंडे। कौन से 4 शब्द हैं? कमिंग, अपकमिंग, नेक्स्ट और दिस। अगर ये शब्द ऐड कर दिए जाएं तो वो एक्टिविटी कौन सी बन जाती है? नियर फ्यूचर की। तो आप कहेंगे अभी इससे पहले आपने एक सेंटेंस लिखवाया था, उसमें आपने कमिंग मंडे या ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन वहां तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लिखा था, वहां पे क्या लिखा था? प्रेजेंट सिंपल। तो ये कंफ्यूजन क्यों? तो सीधी सी बात है कि वो जो चीजें होती है वो सारी ऑफिशियल है। वो चीजें कौन सी है? ऑफिशियल है। और इसमें जितनी भी अनऑफिशियल चीजें हैं वो हैं। जैसे आपने कहा, एक तो ये कि मोदी जी मंडे को बीकानेर आ रहे हैं, और एक आपका भाई मंडे को बीकानेर आ रहा है। तो ऑफिशियल कौन सी है और अनऑफिशियल कौन सी है? ऑफ कोर्स मोदी जी का यहाँ नेक्स्ट मंडे बीकानेर आना क्या है? ऑफिशियल है। तो वो किस में जाएगी? प्रेजेंट सिंपल। आपके अंकल बीकानेर आ रहे हैं नेक्स्ट मंथ, तो अभी हालांकि है तो वो भी नियर फ्यूचर, वो भी फिक्स्ड है, लेकिन उस एक्टिविटी का नेचर क्या हो गया? अनऑफिशियल। तो वो चीज आप प्रेजेंट सिंपल में नहीं लिख के किस में लिख सकते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पहले ये 4 शब्द लिख लेना आप, कमिंग, अपकमिंग, नेक्स्ट और दिस। कमिंग, अपकमिंग, नेक्स्ट और दिस। तो एक सेंटेंस लिख लीजिए, माई अंकल, माई अंकल, फिर ब्लैंक खाली जगह छोड़ दीजिए, फिर लिखो टू बीकानेर नेक्स्ट मंडे, टू बीकानेर नेक्स्ट मंडे। अब अगर ये सेंटेंस आपके सामने है और मैं अब आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग ऑप्शंस लिखवा रहा हूं, और ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है, पहला लिखो विल कम, दूसरा लिखो कम्स, तीसरा लिखो कम, और चौथा लिखो इज कमिंग। अब ऐसे 4 ऑप्शंस आपको बना के दे दिए, तो इसमें से कम आप 2 से 3 आप आर्ग्यूमेंट करके अपने आप को प्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर यही ऑप्शन है तो चूज तो एक ही कर पाओगे आप। तो आपको क्या लगता है कि वैसे तो आप आर्ग्यूमेंट करके इसमें से 2 या 3 सही बता सकते हो, आप आर्ग्यूमेंट कर लो। तो आप कितने सही बता सकते हो इसमें से? आई गेस आप विल कम सही बता सकते हो, आप कम सही बता सकते हो, और इवन आप क्या सही बता सकते हो? इज कमिंग। तो आप 3 कह सकते हो। आप आर्ग्यूमेंट करने बैठ जाओ वैसे तो कितने सही मान सकते हो? 3। लेकिन एक ही आंसर होगा इसमें, इज कमिंग। क्या ऑप्शन होगा? इज कमिंग। कम्स इस वजह से नहीं लिख पाएंगे, कम्स इस वजह से नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये ऑफिशियल एक्टिविटी नहीं है। पहली बात, क्या नहीं है? ये कोई बस ट्रेन का शेड्यूल नहीं है, ये कोई एग्जाम का शेड्यूल नहीं है, ये कोई वीआईपी का आना जाना नहीं है। तो ये क्या नहीं है? ऑफिशियल नहीं है। आप किसी अंकल या भाई या दोस्त की बात कर रहे हो, उसका कहीं आना जाना ऑफिशियल नहीं है। ऑफिशियल चीजें वो होती है जिससे लोग अफेक्ट होते हैं, जिससे मार्केट एक बार के लिए रुक जाता है ना, और आप उसके अकॉर्डिंग चलने लगते हो। आप देखते हो वीआईपी जब आते हैं तो आपको रोक दिया जाता है आधे घंटे 1 घंटे, जब तक वो नहीं निकलेंगे। सब लोग अफेक्ट हो रहे हैं ना। अभी आप कहीं से आ रहे हो जयपुर से, तो आप ही को रोक देंगे लोग है ना अपने लिए तो कोई नहीं रुकेगा ना। तो ऑफ कोर्स फिर आप कहेंगे वेलकम क्यों नहीं लिख रहे हो? आप वेलकम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आपने वर्ड क्या लिख दिया? नेक्स्ट मंडे। तो कभी कभी क्या होता है कि नेक्स्ट, कमिंग, अपकमिंग, दिस लिखे ना, तो वो आपसे ये उम्मीद कर रहा है कि आपको नियर फ्यूचर वाला रूल पता है क्या। अगर यहाँ पर इस कमिंग ऑप्शन ही नहीं होता, क्या ऑप्शन नहीं होता, तो कॉमन सेंस की बात है विल कम आता। क्या आता? क्योंकि फ्यूचर का काम किससे बताया जाता है? विल फर्स्ट फॉर्म से। लेकिन जब इस कमिंग लिख दिया तो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट फ्यूचर में देखो या नियर फ्यूचर में देखो। आप इसको किस में देखो? नियर फ्यूचर। और इस तरीके के कंफ्यूजिंग ऑप्शंस पहले बहुत पूछे गए हैं पेपर में, क्योंकि और इसमें इतने आसान आसान टेंसेज है ये, तो और कैसे आपको परेशान किया जा सकता है। तो आई गेस इसी तरीके से किया जा सकता है। तो आप प्लीज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये क्वेश्चन जरूर याद रखना। नेक्स्ट, दिस, कमिंग, अपकमिंग अगर लिखा है तो भले विल फर्स्ट फॉर्म आपके ऑप्शन में हो, आप चूज प्रेफर किसको करें? इज आर एम आई एन जी फॉर्म। अगर इज आर एम आई एन जी फॉर्म नहीं है तो ये कैसे बनता बताओ? माई अंकल will come to Bikaner next Monday
नथिंग रॉन्ग विद दिस सेंटेंस। आपका सेंटेंस कैसे सही चला जाएगा, विल कम से। इज कमिंग लिखा है तो आप प्रेफर किसे करो, इज कमिंग। कारण प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नियर फ्यूचर की एक्टिविटीज बताने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो यही दो क्वेश्चन इससे बनते हैं। तीसरा टेंस लिख लेते हैं अपन, प्रेजेंट परफेक्ट। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर लिख लीजिए, इसमें सब्जेक्ट हैज है और थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसमें भी एक एक या दो क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा बन सकता है इसमें। अ, ये आपने लिख लिया, इसमें हिंट वर्ड्स लिख लीजिए फिर। ये है जस्ट, ऑलरेडी, एवर बिफोर, नेवर, सो फार, येट, रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट और टिल नाउ। जस्ट का मतलब अभी अभी, ऑलरेडी का पहले से ही, एवर बिफोर पहले कभी, नेवर का मतलब कभी नहीं, सो फार का अर्थ होता है अब तक। सो फार का अर्थ क्या होता है, अब तक। यट का अर्थ भी क्या होता है, अब तक या अभी तक। रिसेंटली का मतलब हाल ही में, लेटली का मतलब हाल ही में, ऑफ लेट का मतलब हाल ही में, और टिल नाउ का मतलब अब तक। जो चीज अभी अभी हुई है वो किस में आती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और इवन ये कहा जाता है कि जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड हो जाता है ना, वो किसकी शुरुआत है, प्रेजेंट परफेक्ट की। जैसे आपने कहा कि मैं, आपने बोला कि आई एम ईटिंग फूड राइट नाउ। आपने क्या बोला, आई एम ईटिंग फूड राइट नाउ। क्या बोला, आई एम ईटिंग फूड राइट नाउ। तो आपने बोला कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ। और जैसे ही आपने खाना खा लिया तो वो कौन सा टेंस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट। तो जहां प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड होता है वहां पर क्या शुरू हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट। तभी तो कहा जाता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो जो एक्शंस कंप्लीट हुए हैं ना, उनका सीधा संबंध किससे होता है, प्रेजेंट से। भूतकाल की चीजें नहीं होती, वो किससे जुड़ी होती है, किससे जुड़ी होती है, प्रेजेंट से। तो पहले ये वर्ड्स लिख लीजिए। इसका एक बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल देके समझाया जाता है कि आप जैसे किसी के घर जाते हो और आपको क्या ऑफर किया जाए, खाना। हाँ ना, नाश्ता। देखो चाय तो क्या होता है कि अपने इंडिया में अपन हर 10 15 20 मिनट बाद पी सकते हैं, कि पी के तो आया हूँ चलो एक और बना दो चाय। लेकिन खाना क्या होता है कि आप अगर खा चुके हैं तो चांसेस है कि थोड़ा टाइम लगेगा, आप एकदम से फिर नहीं खा पाएंगे। तो किसी ने आपको खाना ऑफर किया, मे बी लंच या डिनर। तो अगर आप ये बोले कि मैंने तो खाना खा लिया, तो ऑफ कोर्स आप हाँ बोल रहे हो या ना खाने के लिए। किसी ने आपको ऑफर किया कि चलो अब अपन डिनर कर लेते हैं, तो आपने कहा कि नहीं, मैंने तो खाना खा लिया। तो आप ना ही तो बोल रहे हो। मतलब ये कोई एक्शन जो कंप्लीट हुआ है और उस एक्शन का इम्पैक्ट किसके ऊपर है, प्रेजेंट के ऊपर। किसके ऊपर, प्रेजेंट के ऊपर। तभी तो ये जितने भी शब्द हैं ये एक्टिविटी को प्रेजेंट से जोड़े रख रहे हैं, देख लो भले आप। इसको प्रेजेंट से हटाने, जस्ट का मतलब कोई काम जो अभी अभी हुआ है, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही, एवर बिफोर का मतलब पहले कभी, मतलब पहले कभी की बात का जिक्र कब हो रहा है, आज। आपने बोला कि पहले कभी इस मूवी को देखा है क्या, तो यकीनन उस मूवी की बात कब हो रही होगी, अभी प्रेजेंट में हो रही होगी ना। आपने कहा कि आपने पहले कभी इस मूवी को देखा है, तो हालांकि वो मूवी का देखना समय तो कौन सा हो गया, पास्ट का। लेकिन उसकी बात कब हो रही है, प्रेजेंट में। सो फार का मतलब अब तक, और यट का अर्थ भी क्या होता है, अब तक। अब तक अगर सकारात्मक सेंटेंस है तो सो फार, और नेगेटिव सेंटेंस है तो यट। जैसे अब तक मैंने खाना नहीं खाया, तो यहाँ आएगा यट। और मैंने अब तक 2 बुक्स पढ़ ली है, तो उसमें क्या आएगा, सो फार। तो आई हैव रेड 2 बुक्स सो फार, आई हैव नॉट ईटन फूड येट। तो सो फार कहाँ आता है, अफर्मेटिव। येट कहाँ आता है, नेगेटिव। रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट। तो इसका जो क्वेश्चन है वो ऐसे बनता है, आप लिखिए प्लीज इसका रूल। दिस टेंस इज यूज्ड फॉर एनी एक्शन, दिस टेंस is this tense is used for any action which has been completed in the recent past. In the recent past, recent past वही होगा जो किससे जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट से।
तभी ये शब्द दिए जाते हैं ताकि वो एक्टिविटी किससे जुड़ी रहे, प्रेजेंट से जुड़ी रहे। अगर आप ये नहीं भी समझना चाहते हो तो ये वर्ड्स अपन ध्यान में रख सकते हैं। दो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, जैसे ही मैं लिखवाऊंगा आपको याद आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपने पक्का कहीं ना कहीं देखा होगा। आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हो ना, इस पैटर्न पे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे। वो आपने देखा है कि बीन टू वाला क्वेश्चन देखा है क्या आपने, बीन टू, हैव यू बीन टू अमेरिका वाला, हाँ? और हैव यू गॉन टू अमेरिका में क्या फ़र्क है, वो एक क्वेश्चन आता है। तो ये दोनों ही लिख लीजिए। पहला लिखें, हैव यू गॉन टू, हैव यू गॉन टू द यूएस, यूएसए, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। और दूसरा लिखो, हैव यू बीन, बी डबल एन, बी डबल एन, हैव यू बीन टू द यूएसए, क्या लिखेंगे, बीन टू द यूएसए, और प्रश्नवाचक। यूएसए के आगे द आएगा, है ना, यू के नाम वाली कंट्रीज जो होती है। तो हैव यू गॉन टू द यूएसए एंड हैव यू बीन टू द यूएसए में क्या फर्क है, इसका फर्क, गॉन टू और बीन टू का फर्क पूछा जाता है कि क्या फर्क होता है गॉन टू के बीच और बीन टू के बीच। तो हैव यू गॉन टू द यूएसए का मीनिंग क्या हुआ, और हैव यू बीन टू द यूएसए का मीनिंग क्या हुआ। दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट में है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। हैव यू गॉन टू द यूएसए का मीनिंग क्या हुआ, हाँ, और दूसरे का, हाँ नहीं, गॉन टू में वो व्यक्ति यहाँ पर है या यूएसए में, ये बता दो। और बीन टू में वो यूएसए में है या अभी इंडिया में है। बीन टू का अर्थ है कहीं जाकर आ जाना। जैसे आप बोलते हैं ना, वेल आई हैव बीन टू माई ऑफिस, आपने क्या बोला, आई हैव बीन टू माई ऑफिस, इट मीन्स मैं ऑफिस गया था और अब मैं ऑफिस से वापस भी आ चुका हूँ। तो बीन टू क्या होता है, कहीं जाकर आ जाना, और गॉन टू क्या होता है, आप चले गए और अभी वही हो। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से फ्रेम किया जाता है जिसमें रिक्वायर्ड तो होता है बीन टू, रिक्वायर्ड क्या होता है बीन टू, लेकिन अपना मन करता है वहां क्या लिखने का, गॉन टू, क्योंकि उसमें सेंस होता है कहीं जाकर आना। और अपन वहां पे क्या लिख देते हैं, केवल जाने जाने का बता देते हैं। तो गोन, गॉन टू का लिख लो, कहीं जाना, कहीं चले जाना, ये लिख लो। गॉन टू का मतलब लिख लो कहीं चले जाना। और बीन टू का अर्थ क्या होता है, कहीं जाकर आ जाना। गॉन टू, कहीं चले जाना, अभी आप यहाँ नहीं हो, चले गए आप। और बीन टू क्या होता है, कहीं जाकर आ जाना। अब इस ये पूछा कैसा जाएगा, सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि वहां उसका अर्थ कहीं चले जाने से है या जाकर आने से। मैं आपको एग्जांपल लिखवा दूंगा इसका। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सो फार और येट के बीच का फर्क। तो सो फार कहाँ आएगा, अब तक का सेंस देना है पॉजिटिव में, और येट कहाँ आएगा, नेगेटिव में। चलो, मैं इसके क्वेश्चंस आपको शीट में खूब सारे करवा दूंगा। एक लास्ट और लिख लीजिए जल्दी से ताकि ये खत्म हो। इसका कॉन टू और बीन टू मैं आपको अच्छे एग्जांपल्स का लिखवा दूंगा। ये लिख लीजिए एक बार, शीट में खूब सारे एग्जांपल्स होंगे इसके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये वही टेंस है सेंस फॉर वाला। है तो इसमें देखो परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ना, उसमें टाइम ऐड कर दो तो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है उसमें आप क्या ऐड कर दो, टाइम। जैसे कैसे, आपने कहा कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ, और आप ये बोल दो कि मैं 10 मिनट से खाना खा रहा हूँ। जैसे ही आपने टाइम ऐड कर दिया ना, कोई काम कब से हो रहा है, तो वो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है किस में बदल जाता है। हम बीकानेर में रह रहे हैं और हम 2010 से बीकानेर में रह रहे हैं। हम बीकानेर में रह रहे हैं, वी आर स्टेइंग इन बीकानेर, और हम 2010 से बीकानेर में रह रहे हैं, तो वी हैव बीन स्टेइंग इन बीकानेर सिंस 2010। वी हैव बीन स्टेइंग इन बीकानेर सिंस 2000। ये एक बहुत ही कॉमन एरर है। जैसे आप देखते होंगे कुछ टीचर्स भी ऐसा बोलते हैं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। क्या बोल दिया, आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010। प्लीज डोंट टीच,
क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि आई एम टीचिंग इंग्लिश सिंस 2010, देन इट्स अ ग्रेव एरर ऑन योर पार्ट। आपको क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव बीन टीचिंग। क्या बोलना पड़ेगा? आई हैव बीन टीचिंग। सिंस फॉर कहाँ आते हैं? अगर टाइम आपको खुद से कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना, तब तो आता है सिंस। और कैलकुलेट करके दे दे तब क्या आता है? फॉर। कैसे? 10 सालों से यहाँ रह रहे हैं और 2014 से यहाँ रह रहे हैं, काउंट किस में करना पड़ रहा है? भले ही वो एक सेकंड, इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड हो रहा है वो। मैंने बोला कि 2014 से यहाँ रह रहे हैं, तो आपको सोचना पड़ा ना। तो जब सोचना पड़ रहा है तब तो क्या आएगा? सेंस। और टाइम बना के दे दे आपको कि हम 10 सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो फिर क्या आएगा? फॉर 10 ईयर्स। सेंस कहाँ आता है? जब टाइम कैलकुलेट करना पड़े। और फॉर कहाँ आता है? जब टाइम कैलकुलेट करके दे दे। 2 बजे से मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ और 4 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, सेंस फॉर, सेंस कहाँ आएगा? फॉर कहाँ आएगा? 4 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा हूँ, टाइम जोड़ के दिया आपको, तो आप क्या क्या बोल देंगे? फॉर से। और 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ तो दिमाग में सोचना पड़ेगा ना। अच्छा 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो आपने कहा अच्छा 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो 2 से 3 4 5 आप काउंट करने लगते हो। तो जब काउंट करने लगता है दिमाग, भले ही ये फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड में काउंट कर लो आप, काउंट करना पड़े, इफ यू हैव टू कैलकुलेट द टाइम, तब तो क्या आएगा? सेंस। और टाइम अगर आपको जोड़कर बना कर दें तब क्या आएगा? फोर। ये सेंस फोर का भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं आपको 3 4 शब्द लिखवाता हूँ, आप बताना सेंस आएगा या फोर इसके आगे। क्योंकि इसमें क्वेश्चन सिंस फॉर का ही बनता है इस पूरे टेंस में। तो आप लिखो। लिखना। शुरू में खाली जगह छोड़ देना सिंस फॉर के लिए, बाद में लिखते जाना। खाली जगह छोड़ के एक शब्द लिखो। 10 PM। क्या लिखोगे? 10 PM। फिर खाली जगह छोड़ के लिखो। हाँ नेक्स्ट। 1947। 1947। फिर नेक्स्ट लिखो। टुडे मॉर्निंग। टुडे। हाँ आगे ब्लैंक छोड़ते जाओ। टुडे मॉर्निंग बाद नेक्स्ट लिखो। माई चाइल्डहुड। ये मैं वही लिखवा रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। माई चाइल्डहुड। फिर नेक्स्ट लिखो। माई वेडिंग डे। वेडिंग। फिर नेक्स्ट लिखो। अ लॉन्ग टाइम। क्या लिखेंगे? अ लॉन्ग टाइम। फिर नेक्स्ट लिखो। 1 ईयर। क्या लिखेंगे? 1 ईयर। फिर नेक्स्ट लिखो। 2022। फिर नेक्स्ट लिखो। 1 आवर। 1 आवर HOUR वाला। फिर नेक्स्ट लिखो। अ डेकेड। डेकेड DECADE वाला। CADE। डेकेड 10 साल। 10 साल दशक। फिर लिखो सेंचुरी। अ सेंचुरी। CENTURY वाला। फिर नेक्स्ट लिखो। एक आता है टाइम इमेमोरियल। एक शब्द क्या पूछा जाता है? आदिकाल से। मतलब जब से समय की शुरुआत हुई, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन? आदिकाल से। जब से समय की शुरुआत हुई, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे अपन? नहीं ऐसे जैसे मैंने बोला आदिकाल, हो सकता है ये सही वर्ड नहीं हो उसके लिए, तो क्या होगा? जब से समय की शुरुआत हुई, शाश्वत क्या ऐसा कुछ आता है ना? नहीं। आप एक वर्ड लिख लो। टाइम इमेमोरियल लास्ट क्या लिख लो? टाइम इमेमोरियल। IMMEMORIAL। IMMEMORIAL। सिंस फॉर बता दो इसमें कौन सा किस में क्या आएगा? पहले में क्या आएगा? सिंस आएगा या फोर? फोर कैसे आएगा? सिंस आएगा ना। 10 बजे से आपको सोचना पड़ेगा कितना समय हुआ है, कितने घंटे हुए हैं 10 बजे से। सोचना पड़ रहा है या आपको आप मेरे को ये बताओ कि 10 PM से अब तक कितना समय हुआ है, ये आपको सोचना पड़ रहा है या आपको टाइम बना के दे रहे हैं मेरे को? तो ये नहीं नहीं, अगर सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। देखो मेरी बात सुनो। इन सब का हिंदी अर्थ होता है से। सिंस का अर्थ होता है से, और फोर का अर्थ भी क्या होता है? से। 10 बजे से। तो 10 बजे से अब तक कितना टाइम हुआ है, ये टाइम आपको सोचना पड़ रहा है या आपको सोच के ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया मेरे को? तो ये बताओ। जब भी सोचना पड़ेगा क्या आएगा? सिंस 10 PM। नेक्स्ट।
1947 से आपको अब तक कितने साल हुए हैं ये सोचना पड़ रहा है, या भले ही आप एक सेकंड में ही सोच पा रहे हो, वो मैटर नहीं करता। आपको ऑलरेडी बना के दिया है टाइम, या सोचना पड़ रहा है सिंस। इसमें भी सोचना पड़ रहा है ना कि अब तक कितने साल हो गए। नेक्स्ट। नेक्स्ट। टुडे मॉर्निंग में भी अब तक कितने घंटे हो गए, ये सोचना ही पड़ रहा है ना। टुडे मॉर्निंग का मतलब वही 7-8 बजे 9 बजे, अब तो शाम हो रही है, तो आपको समय तो सोचना ही पड़ रहा है ना। इसमें भी क्या आएगा, सिंस टुडे मॉर्निंग। नहीं नहीं, देखो अगर फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो जब तक मैथ का डिजिट नहीं लिखा हो आपको फोर नहीं लिखना। क्या नहीं लिखा हो, डिजिट नहीं लिख के देना। डिजिट, डिजिट का मतलब ऐसे टाइम अगर डिजिट में दे, जैसे 30 मिनट, 1 घंटा, 5 साल, 10 साल, 20 मिनट, ये सारे क्या हैं, डिजिट्स हैं। तो अगर आपको डिजिट्स दें तो ऑफकोर्स कौन सा होगा, फोर वाला होगा। और अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो वैसे होगा। तो टुडे मॉर्निंग में कोई डिजिट नहीं है वैसे भी, और टुडे मॉर्निंग में भी आपको देखो, आपको प्लीज एक बार ऐसे सोच के देख लो ना क्या फर्क पड़ रहा है। टुडे मॉर्निंग से अब तक कितना समय हो गया, ये आपको काउंट करना पड़ रहा है, या आपको पहले से काउंट करके दिया, इतना बताओ मुझे। तो काउंट करना पड़ रहा है तो सिंस ही आएगा। क्या आएगा, सिंस। नेक्स्ट। चाइल्डहुड से अब तक कितने साल हो गए, आप कैलकुलेट करते रहो भले, सिंस आएगा। वेडिंग डे में भी आपको अब तक काउंट करके चलना पड़ेगा, सिंस आएगा। नेक्स्ट। हाँ, ये जो अ लॉन्ग टाइम है ना, इसमें आप, अब इसमें पता है प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें ये है कि अ लॉन्ग टाइम में आप कहेंगे कि इसमें तो पता ही नहीं चला 10 साल हो गए या 20 साल हो गए, लेकिन उसने ये तो कैलकुलेट करके दिया है ना अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ क्या आएगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम, सिंस अ लॉन्ग टाइम नहीं होता। फिर भी अगर इस पे कंफ्यूजन है तो अपन डिस्कशन करेंगे, टिक कर लो इसे। नेक्स्ट। 1 साल, तो फॉर हो गया। नेक्स्ट। सिंस होगा। 1 आवर में फॉर होगा। नेक्स्ट। फॉर होगा। और नेक्स्ट।